हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से आप लोगों की डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर हिंदी विषय की कक्षा शुरू की जा रही है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोगों के हिंदी विषय की विषय वस्तु क्या क्या है। इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक है कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना। कहानी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। कहानी क्या है? कहानी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। उपदेश और मनोरंजन इसके मुख्य प्रयोजन होते हैं। प्राचीन काल से ही आप लोग दादा दादियों की कहानियाँ बच्चे सुनते चले आ रहे हैं। इनको सुनने से उनका मनोरंजन तो होता ही है, शिक्षा भी मिलती है। प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने कहानी को परिभाषित करते हुए लिखा है, कहानी गल्प रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। वह एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल, बेल, बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। वस्तुतः कहा जा सकता है, हिंदी कहानी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है जिसमें किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि का मार्मिक वर्णन किया जाता है। कहानी बच्चों के भाषा विकास और दक्षता में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा करने के लिए सशक्त माध्यम है, जिसमें बच्चे और शिक्षक में दूरी कम हो जाती है। बच्चे शिक्षकों को अपना दोस्त मानने लगते हैं, अपने मन की बात भी शिक्षक को बता देते हैं। गुणवत्ता सभी बच्चों में सरल ढंग से विकसित हो, इसके लिए निम्नलिखित विधि को अपनाया जा सकता है। उनमें है वार्तालाप विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी कथन। फिर अगला टॉपिक है आपका परिवेशी विषयों, सामाजिक घटनाओं, स्व अनुभवों पर चर्चा। तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह अपने विभिन्न गतिविधियों एवं क्रियाकलापों से जहां अपना विकास करता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विकास का भी वह माध्यम बनता है। तो इसमें क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है, चर्चा, मौखिक बातचीत आदि के द्वारा बच्चों की झिझक दूर कराना है। बच्चों में खुलकर अपनी बात क्रमबद्ध तरीके से रखने की दक्षता विकसित कराना है। बच्चों में तर्क, चिंतन, कल्पना शक्ति का विकास कराना। फिर अगला टॉपिक है आपका गद्य व पद्य के अंशों को शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना, बोलना। इसमें क्या है? जो आपके द्वारा उच्चरित ध्वनियाँ होती हैं उनको मौखिक रूप से क्या है? अक्षर तथा लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। भाषा के व्यवहार में शुद्ध उच्चारण उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि हिंदी की प्रकृति है कि उच्चारण के अनुसार ही उसका लेखन किया जाता है। हिंदी में प्रायः उच्चारण संबंधी त्रुटियां होती हैं जो हमारे लेखन को प्रभावित करती हैं। हिंदी ध्वन्यात्मक भाषा है, इस कारण अशुद्ध उच्चारण का प्रभाव सीधे वर्तनी पर भी पड़ता है। अतः शुद्ध लेखन की दृष्टि से भी उच्चारण शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण होता है। अगला टॉपिक है स्वतंत्र मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति। फिर उसके बाद अगला है
इस तरह अनुसार गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना। इसमें क्या है, बच्चों में भाषा की समझ विकसित करना है। गद्य और पद्य में अंतर कर पाना, उनको ये जानकारी देनी है कि वह गद्य कैसा होता है, पद्य कैसा होता है, उनके बारे में उनको पूरी जानकारी देना है। गद्य एवं पद्य में आए शब्दों, वाक्यांशों को समझते हुए पढ़ना, शुद्ध उच्चारण, उचित आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए पढ़ना, समान ध्वनियों वाले शब्दों को समझना। समान ध्वनि वाले शब्द कैसे होते हैं, जैसे अनल को अनिल, दीन को दिन, अविलंब को अवलंब कर देते हैं, वृक्ष को वृक्ष कर देते हैं, आकार को आकर कर देते हैं। जैसे कोश कोश हो गया, कुल कूल, खाद खाद्य, चुना चूना, छात्र छात्र। जैसे छात्र में क्या है, छतरी वाला छा होता है, ठीक, लेकिन वहाँ पे छात्र में बच्चे क्या हैं, अगर उनको सही जानकारी नहीं पता होती है तो वह छतरी वाला छा कर देते हैं। तो इन सब के बारे में उनको सही जानकारी देना है। फिर अगला टॉपिक है उपसर्ग, प्रत्यय, सामासिक पदों की पहचान व प्रयोग। इसमें क्या है, उपसर्ग की समझ विकसित करना एवं उनकी पहचान में दक्ष बनाना, उपसर्ग का प्रयोग कर शब्द बनाने एवं उपसर्ग युक्त शब्द से प्रत्यय को अलग कर पाने की दक्षता विकसित करना, प्रत्यय की जानकारी देते हुए उसके पहचान एवं प्रयोग में दक्ष बनाना, समास की समझ स्पष्ट करना, विभिन्न समासों की पहचान कर सामासिक पद निर्माण एवं विच्छेद करने की क्षमता विकसित करना। उपसर्ग तो आप लोग जानते ही होंगे, यह दो शब्दों के मेल से बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ है समीप तथा सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, अर्थात ऐसे शब्द या शब्दखंड जो किसी शब्द से पूर्व जुड़कर नए शब्दों की रचना कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जैसे प्र और हार, इन दोनों को मिला दिया जाए, प्र आपका उपसर्ग है, हार आपका शब्द है, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, प्रहार। जैसे ही वी और हार, वी प्लस हार, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, विहार। अगला टॉपिक है आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग तथा काल को पहचानना। इसमें क्या है, इनका मुख्य उद्देश्य जो है, जैसे संज्ञा शब्दों की पहचान एवं उनके प्रयोग की दक्षता विकसित कराना है, वाक्यों में सर्वनाम शब्द के वचन एवं लिंग के अनुसार प्रयोग का अभ्यास कराना है, विशेषण की पहचान एवं प्रयोग करने में निपुण बनाना है, काल की पहचान एवं बोध कराना है। भाषा क्या है, भाषा का अर्जन एक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चा प्रारंभ से ही माता पिता, परिवार एवं आसपास के सामाजिक परिवेश से प्रभावित होता है, उनके व्यवहार को निरंतर देखता रहता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार समझने का भी प्रयास। अब इस टॉपिक में जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग तथा काल को पहचानना। अब इसमें आप लोग संज्ञा पिछली कक्षाओं में पढ़े ही हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फिर अगला है सर्वनाम। सर्वनाम के भी बारे में आप लोग जानते ही होंगे, यह 6 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्रिया के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, जानते ही होंगे क्रिया किसे कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द से किसी के कार्य के करने या होने की जानकारी हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे नहाना, बैठना, लिखना आदि, यह सब क्या है, क्रियाएं हैं। क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं,
पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा रचना या प्रयोग के आधार। फिर अगला है वचन। वचन के भी बारे में आप लोग जानते ही होंगे। शब्द के जिन रूपों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और द्विवचन, जबकि संस्कृत में तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से किसी एक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, चिड़िया आदि। जैसे और द्विवचन जिस शब्द से एक से अधिक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, घोड़े, चिड़िया आदि। फिर अगला टॉपिक है पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों एवं तथ्यों को समझना। वाचन वह प्रक्रिया है जो हमारे मुख से विभिन्न भाषिक ध्वनियों के समूह के रूप में स्फुटित होती है। वाचन के दो प्रकार होते हैं, सस्वर और मौन वाचन। इसको भी आप लोग पिछली कक्षा में खूब अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। सस्वर वाचन किसे कहते हैं? सस्वर वाचन में गद्य एवं पद्य के अंशों को उचित आरोह अवरोह के साथ उच्चारण किया जाता है। और मौन वाचन क्या है? मौन वाचन में बिना उच्चारण के गद्य व पद्य को पढ़कर उसके विचार तत्व को ग्रहण किया जाता है। मौन वाचन की सफलता निर्भर है किस पर? वाचन की पृष्ठभूमि पर। वाचन की कुशलता से ही हमें वार्तालाप या संभाषण का ढंग आता है। दूसरे के वाचन को सुनकर बच्चे अनुकरण द्वारा ही वाचन कला में प्रवीण होते हैं। इसलिए कक्षा शिक्षण में सस्वर वाचन एवं मौन वाचन की दक्षता बच्चों में विकसित करना अत्यंत आवश्यक होता है। वाचन की आवश्यकता क्या क्या होती है? मौन वाचन का महत्व क्या है? सस्वर वाचन का महत्व क्या है? इनके बारे में आपको विस्तार से अगली कक्षाओं में बताया जाएगा। अगला टॉपिक है शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना। नेक्स्ट टॉपिक है औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखना। इसमें क्या है? मनुष्य एक क्या है? सामाजिक प्राणी है, सभी जानते हैं। उसे समाज के विभिन्न लोगों, परिवार, संबंधियों, इष्ट मित्रों, परिचितों तथा समाज के अन्य लोगों से संबंध बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अतिरिक्त पत्राचार करना पड़ता है। अपने मनोभावों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए पत्र का सहारा लिया जाता है। अतः प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह अच्छी तरह पत्राचार करने में समर्थ हो। पत्र लेखन में दक्षता प्राप्त करने के उद्देश्य से ही इस इकाई का निर्माण किया गया है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र क्या है? औपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखा जाता है जिनसे लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता। जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखा गया प्रार्थना पत्र, अधिकारियों को लिखा गया प्रार्थना पत्र। उसी तरह जो अनौपचारिक पत्र होता है, इस वर्ग में वैयक्तिक तथा पारिवारिक पत्र आते हैं। इस प्रकार के पत्र माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मित्र, सहेली तथा संबंधियों को लिखे जाते हैं। आपका 11वां और अंतिम टॉपिक है परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना। परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना। अब यह लेखन जो है इसके दो पक्ष होते हैं, बाह्य पक्ष या आंतरिक पक्ष, जिसमें वर्ण, वर्तनी, विराम चिन्ह, वाक्य गठन आदि होता है। इस पक्ष में अनुकरण आदि के आधार पर लिखना समाहित है। तो दूसरा आंतरिक पक्ष
जिसे मौलिक अभिव्यक्ति पक्ष भी कहते हैं। बाह्य या आंतरिक पक्ष पर ध्यान देने के साथ ही आंतरिक पक्ष का स्तरोन्नयन आवश्यक है। इसके लिए मौलिक या स्वतंत्र लेख पर जोर देना चाहिए। मौलिकता तभी आ सकती है जब कल्पना, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास हो। इस हेतु बच्चों प्रशिक्षुओं को अभ्यास के पर्याप्त अवसर देना आवश्यक है। यह कार्य परिवेश से संबंधित विषयों पर जिससे बच्चे प्रशिक्षु पूर्व परिचित हों कराया जाना चाहिए। परिचित विषय पर मौलिक रूप से लिखना, इसका मूल जो मतलब है वह है कि आप ऐसे विषय के बारे में लिखें या जानकारी हो जिनके बारे में आपको पूर्ण पहले से ही अनुभव हो, जैसे देखे गए दृश्य, चित्र, घटना, अनुभूत, यात्रा, प्रसंग आदि। जिसे पढ़ी या सुनी गई वस्तु के बारे में जानकारी नहीं होती, उस पर विचार करना, व्यक्त करना कठिन होता है। प्रारंभिक कक्षाओं में यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चा अपनी कल्पनाओं को लिपिबद्ध कर सके। इससे उसके चिंतन को एक नई दिशा मिलती है। तो इस तरह से आप लोग अपने द्वितीय सेमेस्टर हिंदी विषय की विषय वस्तु कक्षा शिक्षण के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब आप लोगों को इन सब के बारे में विस्तार से अगली कक्षा में बताया जाएगा। तो आप सब लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और आराम से अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।